Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asfan Yar Khan and today I will tell you about Qatar Doha Transit. I took Qatar Airways QR615. The flight was on time. Qatar Airways चूज करने की दो वजूहत थी. पहली कि Qatar Airline is one of the best airline in the world and second कि थ्रू Qatar Airline आप डिस्कवर कतर के थ्रू आपको इजीली ट्रांजिट वीज़ा जो है अप टू 96 आवर्स का मिल जाता है. कतर एयरवेज की ये फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट है जो कि 4 घंटे पर मुहित होती है. आपको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है. ये फ़्लाइट सखर और डेरा बुक्टी के पास से होते हुए तुर्बत को क्रॉस करती है और गल्फ़ ऑफ ओमान में दाखिल होती है. गल्फ़ ऑफ ओमान से होते हुए यूएई दुबई के ऊपर से फ्लाई करके ये दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 2024 में जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था उस पर लैंड करती है. हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको वीडियो के आखिर में सारा दिखाऊंगा. नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड with lots of international brands, shop, restaurants, and the thing which is most important is the lamp beer, which is a 23 feet longer, which was made by the Swiss artist Urs Fischer. यहाँ से फ्री होने के बाद जब आप इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर के बिल्कुल साथ आपको डिस्कवर कतर का काउंटर मिलता है जिसको हया सर्विसेज भी कहा जाता है. ट्रांजिट वीज़े के लिए आप यहाँ से सिटी टूर ले सकते हैं जो 3 आवर्स का होता है. उसकी कॉस्ट 115 रियाल है और होटल बुकिंग भी ले सकते हैं जिसके बाद आपको इजी ट्रांजिट मिल जाता है. 3 आवर ट्रांजिट के लिए आपका मिनिमम स्टे जो है वो 6 आवर्स होना चाहिए तभी आपको ये वीज़ा मिल पाएगा. सिटी बाय बस टूर जो है सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 9:30 बजे तक मौजूद होता है और मुख्तलिफ टाइम है जो आप किसी टाइम भी अवेल कर सकते हैं. जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं एक खूबसूरत मस्जिद जो कि शीशों से मुज़य्यन है. अल्लाह पाक ने हमें यहाँ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई क्योंकि मेरा जो सिटी टूर था उसका स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बाकी था. और ये वो काउंटर है जहाँ आपको आना होता है अपना सिटी टूर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए और ये फिर आपका नाम और टाइम कॉल करते हैं. 2 p.m. City Tour, Isla Aireen, Khamaini, Sahil, Asfan, Justice, Zaytun. फॉर्मल अटेंडेंस के बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर आपकी जो डिस्कवर कतर की बस होती है उसकी तरफ आपको मूव किया जाता है. इस बस में आपको 2 पानी की बॉटल्स जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं और अगर ज़्यादा सूरज हो तो आपको अम्ब्रेला भी प्रोवाइड की जाती है और बारिश की सूरत में भी आपको अम्ब्रेला मिलती है. एक साफ सुथरी अच्छी बस जिसमें एक गाइड आपके साथ मौजूद होते हैं और हमारे जो गाइड थे वो लेबनान से थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया और उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद बस ने अपना सफ़र शुरू किया और हमने कतर के व्यूज़ देना शुरू किए. 11,610 किलोमीटर पर मुहित कतर के जो लोग हैं वो सिर्फ 3 मिलियन हैं. 97% लोग शहर में रहते हैं जबकि 3% के करीब लोग जो है वो देहातों में रहते हैं. 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप जो था होस्ट किया जिसका एक जो ग्राउंड है वो आपको सामने अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है. बाकी जितने भी फुटबॉल ग्राउंड से वो गिरा दिए गए. ये एक ही ग्राउंड मौजूद है जिसको आप विटनेस कर सकते हैं. कतर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लोएस्ट है जो कि 3% है. जहाँ तकरीबन 63-64% के करीब मुसलमान और 15% हिंदू और एथिस्ट 2% और बाकी लोग रहते हैं. इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर जो कि हमने सिर्फ बाहर से देखने पर ये इस्तेफादा किया क्योंकि हमारे पास जो टाइम था ट्रांजिट का वो कम था और हम इसके अंदर नहीं जा सके. फ्रेंच आर्किटेक्ट जियान नोवेल की डिज़ाइन करता इस बिल्डिंग को मार्च 2019 में पब्लिक के लिए खोला गया और इसको ये बिल्डिंग जो है डेजर्ट रोज क्रिस्टल से इंस्पायर की गई है. म्यूजियम से होते हुए जब आप निकलते हैं तो कॉर्निश से होते हुए आपको जो सबसे आगे आइडेंटिकल चीज़ मिलती है वो है फ्लैग प्लाजा. इसमें तकरीबन दुनिया के तमाम जो फ्लैग्स हैं उनको प्लेस किया गया है और वहाँ पहुँचकर अपना मुल्क का झंडा जो है वो ढूंढने में मसरूफ़ हो जाते हैं. इसके साथ एक बहुत अच्छा पार्क मौजूद है. अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस पार्क में जाके भी एंजॉय कर सकते हैं. अब फ्लैग प्लाजा कंप्लीट करने के बाद जो आपके टूर का नेक्स्ट पार्ट है वो ट्रेडिशनल दोहा हार्बर के साथ मौजूद म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है. यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं और यहाँ जो आपकी वॉक है उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. यहाँ ट्रेडिशनल जो यहाँ के मछेरे या जो आप उनको कह सकते हैं जो मोती और सिपियाँ ढूंढ के लाते थे ये उन लोगों का इलाका है और ये अभी जो इनकी सामने आपको बोट्स नज़र आ रही हैं इनको शाम को सजाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स इस पर किए जाते हैं. आपको बिल्कुल सामने दोहा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं वो नज़र आता है और यहाँ का सनसेट भी बहुत खूबसूरत होता है. ये इस टाइम आपको स्क्रीन पे सामने बिल्कुल वो रोड नज़र आ रही है जो यहाँ से डायरेक्ट म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को जाती है.
दोहा हार्बर से, जो कि दोहा पोर्ट भी कहलाता है, जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पे सामने दोहा कॉर्निश नज़र आता है। और इसके साथ साथ जो रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप 2022 में यहाँ पर करवाया गया था, उसके एक स्लोगन जो था, जो कि 8 की सूरत में नज़र आता है, और आप जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं वो घूमते घूमते 8 बन जाता है, वैसे आपको भी ये सर्कल में नज़र आता है। तो आप उसको भी विटनेस करते हैं, जो कि एक अलग ही वाइब, और सिविल इंजीनियरिंग के इस शाहकार को देखने के बाद आप वाह कह उठते हैं। हार्बर के साथ मौजूद वॉकिंग ट्रैक आई थिंक दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वॉकिंग ट्रैक है। आप यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मेन सिटी, जो दोहा कॉर्निश जिसको कहा जाता है, आप वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर तब मौजूद आइलैंड गैस बेस्ड कंपनीज जितनी भी यहाँ हैं, उनके हेड ऑफिसेज, इनकी म्यूनसिपल ऑफिसेज, बैंक्स, एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का एक बेस्ट शाहकार हैं। जहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक अलग ही वाइब्स आती हैं। लेकिन यहाँ दोहा में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आप दिन टाइम इनको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन रात की टाइम ये लाइटिंग के साथ एक अलग ही व्यू देती हैं। कतर में तकरीबन 5 कॉर्निशेस हैं: दोहा कॉर्निश, अलखोर कॉर्निश, अलशमाल कॉर्निश, लुसैल मरीना और मीना कॉर्निश। जब आप इस एरिया से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये खूबसूरत नेट मोनूमेंट नज़र आता है, जो कि यहाँ के जो बेसिक लोग थे, जो पर्ल डाइवर्स थे, उनको आइडेंटिफाई करता है। जब वो पर्ल्स ढूंढने के लिए जाते थे तो वो ये गले में इस तरह का एक पहनते थे जिसके अंदर वो पर्ल्स वगैरह रख के लाते थे। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक रेजिडेंशियल एरिया नज़र आता है, जो कि यहाँ के लोगों की आला किस्म की लिविंग स्टैंडर्ड को और लेविश स्टैंडर्ड को जो है वो जाहिर करता है। आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की पेंटिंग्स नज़र आती हैं, और आप यहाँ से आप आगे कतारा विलेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पिक्टोरियल गैलरीज हैं और यहाँ के जो कल्चर है उसको वहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है। मौजूदा 30 लाख आबादी का ये मुल्क एक दौर था कि खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा भी रहा, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के हवाले से कोई खास आपको निशानियाँ यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ ये एरिया जैसे ही आप फिनिश करते हैं, आप कतारा विलेज में दाखिल हो जाते हैं। जब आप कतारा विलेज में दाखिल होते हैं तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये पिजन टावर्स हैं या पिजन हाउसेज हैं, जिनमें होल्स बनाए गए हैं ताकि गर्म मौसम में भी वो यहाँ एक ठंडे घर में और आसानी से रह सकें। इसके बिल्कुल साथ मोहलिका कतारा मॉस्क है, जिसको तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाली डिज़ाइनर ज़ैनब ने बनाया है, जो कि बिलीव ये किया जाता है कि पहली फीमेल आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने एक मस्जिद को जो है वो डिज़ाइन किया है। इस मस्जिद को पर्शियन और टर्किश टाइल्स लगा के जो है बनाया गया है, जो कि ब्लू और गोल्ड का जो है शेड देती हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये जो मस्जिद है ये दोलमाबाची पैलेस जो है इस्तांबुल, उससे इंस्पायर होकर बनाई गई है। आप यहाँ पर 21 हाई स्ट्रीट भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कतारा विलेज में बहुत सारी पिक्टोरियल गैलरीज हैं, जहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स हैं वो चस्पा की गई हैं और अवेजा की गई हैं। कतारा को अगर आर्टिस्ट के लिए जन्नत कहा जाए तो ये कुछ गलत ना होगा। इस गैलरी में जो डेवलपमेंट है कतर की, उसको अवेजा किया गया है। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो जो बेसिक है, जो पर्ल डाइवर्स हैं, उनके हवाले से एक पूरा सेक्शन बनाया गया जिसमें उनकी तमाम चीज़ें, जो पर्ल्स निकाल के लाते थे, जो इक्विपमेंट यूज़ करते थे, जो डोर्स यूज़ करते थे, जो रस्सियाँ यूज़ होती थी, वो रखी गई हैं। उन पर्ल्स के साइजेज़ और उनके वेट जांचने के लिए जो उस टाइम के हिसाब से आलात मौजूद थे, उन्हें भी अवेजा किया गया है। ये वो आप सामने देख रहे हैं नेट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बयान किया था और बताया था कि इस नेट की बेस पर उन्होंने एक पूरा मोनूमेंट खड़ा कर दिया है। इससे आगे एम्फी थिएटर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि 3,275 स्क्वायर किलोमीटर पे है और ग्रीक स्टाइल में बनाया गया, और 5,000 लोग बैक वक्त जहाँ बैठ सकते हैं। कतारा विलेज से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी अगली अट्रैक्शन जो है वो कतर की पार्लियामेंट है, और सोक विलेज या सोक मार्केट जाते हुए आपको ये अट्रैक्शन जो है नजर आप सामने स्क्रीन पे इस वक्त सोक वाकिफ देख रहे हैं। सोक वाकिफ जो है वो दोहा का सबसे पुराना और तारीखी बाजार है। सोक वाकिफ अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है खड़ा बाजार या ओपन मार्केट। तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुराना ये बाजार दोहा की इस कदीम तजारती गुज़रगाह पर वाक़या है, जहाँ साहिल के करीब ताजिर और मुसाफिर आकर खरीद फरोख्त किया करते थे। ये जगह मकामी बुद्दू कबाइल और शहरियों के दरमियान लेन देन का अहम मरकज़ था, और यहाँ पर इस वक्त जो सबसे पुराने डाइवर हैं, उनकी सामने आप जो हाथ से इशारा देख रहे हैं, उनकी आज भी शॉप मौजूद है और वो आज भी हयात हैं, जिन्हें एक पुराने सी डाइवर के तौर पे जाना जाता है। आजकल चूँकि सी डाइवर्स जो है वो सी डाइविंग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ मसाले, परफ्यूम, रवायती कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, बाज, अरबी कॉफ़ी, कतरी खाने, मुदात कैफ़े और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। आप उधर से खाना खा सकते हैं।
बाज़ार में शाम के वक्त लोक मौसीकी सकाफ़ती प्रोग्राम वगैरह एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो 3 घंटे का ट्रांजिट टूर था कंप्लीट हुआ, और मैंने अपने गाइड को जो कि लेबनान से थे इनका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया और इन्फॉर्मेशन देने पर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैंने यहाँ रुकना था और मैंने टैक्सी ली, और ये जो थी एक लोकल टैक्सी थी जो कि मैंने ऑनलाइन हायर की, और मेरी अगला जहाँ मैंने जाना था उस लोकेशन का नाम था द पर्ल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द कतर। ये एरिया इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे आपको प्राइवेट क्रूज, प्राइवेट बोट्स वगैरह मिल जाती हैं, और मैं कतर की दोहा की मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ फाइनली पहुँचा द पर्ल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लेट था और शाम को ये क्रूज़ वगैरह जो थी वो बंद हो चुकी थी, तो मैंने ऐसी बात पे इस्तेफादा किया कि मैं पैदल चल के जो सिटी का ये सबसे खूबसूरत एरिया है इसको एंजॉय करूँ। आप ये जो एक छोटी सी, आप इसको नदी कह लें, नहर कह लें, जो गुजर रही है, आप इस पे खड़े होकर चंद मिनट गुजारें तो आपके ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी के चंद हसीन लम्हात में से एक लम्हा हो सकता है। मिनी वीनस के स्ट्रक्चर को यहाँ भी फॉलो करते हुए कुछ बोट की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन चूँकि रात को बहुत देर हो चुकी थी और ये बोट की फैसिलिटीज़ जो है मैं वो एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस एरिया में आया और द पर्ल का एरिया मैंने सारा एंजॉय किया। आप जब भी जाएं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इस एरिया में जाएं, टाइम स्पेंड करें। और ये जो आप सामने नहर देख रहे हैं इसके अंदर आप एक बोट है जो चंद पैसों में मिल जाती है, आप उस पर एंजॉय कर सकते हैं, और एक खूबसूरत जो है यहाँ का जो सनसेट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। शाम हो रही थी और मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी घर के लिए ख़रीदने थे, तो मैं मॉल ऑफ कतर यहाँ से रवाना हुआ, और ज़रूरी शॉपिंग के बाद सिटी कॉर्निश का नाइट व्यू दिया, और मैं अपने होटल जो कि मैंने डिस्कवर कतर के थ्रू बुक किया था वहाँ मैं पहुँचा। यहाँ आपको होटल डिस्कवर कतर के थ्रू जब आप होटल लेते हैं तो आपको मिनिमम, अगर आपने एक रात भी रहना हो तो आपको 2 नाइट्स जो हैं वो बुक करनी पड़ती हैं। स्टार्टो वॉरविक्स होटल जो था वो रीज़नेबल था, 14-15 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में मुझे मिल गया था। फिर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, यहाँ का मैं नाश्ता भी इंजॉय नहीं कर सका कि मैं आपको उसके ऊपर रिव्यूज़ दे सकता, लेकिन ये होटल अच्छा और रीज़नेबल होटल था, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़ जो थी अवेलेबल थी। और मेरे जो रूम था, रूम 307 है, उसका मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ, आप उसका व्यू देख लें। आप इसको कह सकते हैं कि ये 3 स्टार 4 स्टार होटल की जो रैंकिंग है उस पर पूरा उतरता था। दिस इज़ द व्यू ऑफ द रूम। और मैं सो गया, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मैं वापस रवाना हुआ जो मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी उसके लिए। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे कतर एयरपोर्ट के नज़ारे देख रहे हैं, और सामने ये कतर मेट्रो जो है एयरपोर्ट के अंदर से जाती है, आपको मेट्रो दिखाई दे रही है, जहाँ के लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप सिटी से एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। यहाँ जो एयरपोर्ट है ये एक शाकार है, 2024 में इसको एक बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज ने यहाँ अपनी गाड़ियाँ वगैरह पेश की हुई हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसका ये कतर एयरपोर्ट को पे करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज़ लगाए गए हैं जो टूरिस्ट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। 20 मिनट एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और यहाँ के एक जो यहाँ का फेमस ब्रांड है, मैं वहाँ पहुँचा जॉन्स पे, और वहाँ से मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, और ब्रेकफास्ट में मैंने कॉफ़ी, पानी और कुछ टोस्ट वगैरह दिए। उसके बाद जो यहाँ का सबसे अच्छा एरिया है कतर एयरपोर्ट का, जो कि कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग एंड नेचर टुगेदर। आप ये देख सकते हैं बागों में से एक बाग बनाया गया है, डिफरेंट किस्म की आपको यहाँ पे परिंदों की वॉइसेस सुनाई देती हैं जब आप यहाँ अंदर दाखिल होते हैं, और आपको बिल्कुल एक ये रियल बाग की तरह लाइक गार्डन आपको फीलिंग्स आती हैं। इसके साथ बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं उनके साइट्स पे आउटलेट्स मौजूद हैं। आप जब अंदर आते हैं तो पानी के गिरने की आवाज़ और चिड़िया चहचहाने की आवाज़, और इसके अंदर कुछ पॉट्स भी बनाए गए हैं जिनके अंदर अगर आप थक गए हैं तो आप स्टे कर सकते हैं, आप सो सकते हैं अपना बैग रख के अपने पास। इस गार्डन को द ऑर्चर्ड कहा जाता है, यानी एयरपोर्ट की शीशे की छत के नीचे एक सब्ज़ माहौल, जो कि 300 दरख्तों पर तकरीबन मुश्तमिल है, और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एनिमल्स की डमीज़ लगाई गई हैं। तो बाग के मरकज़ में एक पानी की खसूसियत एक्वा पाउंड आप किसे कह सकते हैं, जिसका मकसद है माहौल को ठंडा रखना और प्रकृति और सुकून बनाना है। द ऑर्चर्ड एयरपोर्ट के मरकज़ी कॉन्क्रेस में वाक़ है। अगर आप टर्मिनल सी से आ रहे हैं तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलकर या मोनो रेल से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने मालूमाती वीडियो बनाई है इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पसंद आई होगी, और मैं चल रहा हूँ अपने अगले सफ़र बाकू की तरफ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।